नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। और डिफेंस समाचार शुरू करने से पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत 3 स्कॉर्पियन क्लास की नई सबमरीन्स को शामिल करने वाला है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पनडुब्बी का जो दिमाग है, जिसे कि हम कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसे अब भारत तैयार करेगा और इसे स्वदेशी रूप से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाएगा। लेकिन ये जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, जो कि पनडुब्बी का दिमाग कहा जाता है, वो फ्रांस के आर्किटेक्चर पर आधारित होगा। लेकिन जो रियल प्रणाली है, यानी कि एक्चुअल प्रणाली है, वो भारत में डिजाइन और निर्मित की जाएगी। दोस्तों, ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पनडुब्बी के इस मस्तिष्क में, यानी कि इस दिमाग में अलग अलग सेंसर्स, हथियार और प्रणालियों को इंटीग्रेट किया जाता है। हालांकि अभी तक जो काम हो रहा था कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, उसके लिए भारत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माता, जिसे कि हम फॉरेन ओईएम्स कहते हैं, उन पर निर्भर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर सीएमएस का विकास देश में बनता है तो इससे न केवल हमारी निर्भरता विदेशियों पर कम होगी, बल्कि भारत में नौकरियां भी पैदा होंगी। और दोस्तों, सीएमएस यानी कि कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना भारत के लिए एक रणनीतिक कदम भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक रही है वो ये है कि भारतीय नौसेना के पास कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का सोर्स कोड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें नए हथियार और जो प्रणालियां हैं उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें कुछ भी इसमें हथियार और प्रणालियों को जोड़ना है तो उसके लिए हमें नेवल ग्रुप के इंजीनियर्स की मदद की आवश्यकता होती है, जिससे कि देरी भी होती है और लागत भी बढ़ती है। एक बार ये खुद का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित हो जाता है तो भारत अपनी पनडुब्बी क्षमताओं पर कंट्रोल, जिसे कहते हैं, वो प्राप्त कर लेगा और अपनी पनडुब्बी फ्लीट को भारत नए हथियार और टेक्नोलॉजी से लैस कर सकता है। और साथ ही साथ इसका रखरखाव और अपग्रेडेशन करना भी आसान होगा और जो लॉन्ग टर्म की लागतें हैं वो भी कम होंगी। जैसे जैसे दोस्तों भारत अपनी पनडुब्बियों की फ्लीट का विस्तार कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है स्वदेशी सीएमएस का होना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये रणनीतिक रूप से हमें अपने दुश्मनों पर भी बढ़त बनाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका खुद का सीएमएस है तो आप खुद इसमें अपने हिसाब से हथियारों को और जो सिस्टम से उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हो, समय के हिसाब से चेंज कर सकते हो। बहुत चीज़ें जो हमें पब्लिक डोमेन पर पता नहीं चलती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों करीबन 21,000 करोड़ रुपए की डील को एचएएल के साथ किया है, जिसमें करीबन 230 AL-31FP इंजनों का निर्माण किया जाएगा सुखोई 30 MKI फ्लीट के लिए। और ये मेड इन इंडिया होगा दोस्तों, जिसमें कि जो रॉ मटेरियल है वहां से एचएएल इनकी शुरुआत करेगा। हालांकि ये भी लाइसेंस एग्रीमेंट है रशिया के साथ, लेकिन इसमें लोकलाइजेशन का जो स्तर है वो हाई लेवल का होगा। और ये जो नए इंजन है दोस्तों, वो उन पुराने होते हुए इंजनों की जगह लेंगे जिनकी सर्विस लाइफ अब खत्म होने वाली है। AL-31FP इंजनों की कुल जरूरत जो है वो लगभग 950 बताई गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुखोई 30 फाइटर जेट ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है, इसलिए इनकी संख्या 950 के आसपास बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों इस फाइटर जेट में पूरी तरीके से नए एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी लगाए जाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एचएएल ने अब ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है नए इंजन फैक्ट्री के लिए, जहां पर 99 F414 इंजन तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए बनेंगे। इसके लिए एचएएल ने बेंगलुरु के पास जमीन भी देखी है। कहा जा रहा है कि एक बार ये डील, यानी कि F414 इंजन की डील फाइनलाइज हो जाती है तो 2 सालों के अंदर ये जो फैसिलिटी है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी और 3 साल के अंदर इंजन भी डिलीवर करने लगेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बार दोस्तों फिर से भारतीय मोटार शेल यूक्रेन में देखे गए और ये जो मोटार शेल है वो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया लग रहा है, जो कि 120 mm का मोटार शेल है। हालांकि अभी तक आप सबको मैं बताता आया हूं कि भारत ने रशिया यूक्रेन जंग से हमेशा अलग रुख बनाया हुआ है और भारत ने कभी भी डायरेक्टली हथियार ना तो रशिया को भेजे हैं ना ही यूक्रेन को। लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट रास्ते से ये पहुंच रहे हैं, इसमें हम डाउट नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ सूत्रों ने यहाँ पर ये दावा भी किया है कि ये जो गोले हैं, यानी कि जो शेल्स हैं, वो चेक रिपब्लिक के जरिए यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि चेक रिपब्लिक के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यूक्रेन के सपोर्ट में बड़ी बात कही थी और उन्हें इस तरीके के जो एम्यूनिशन है उन्हें एक्सपोर्ट करने की भी बात कही थी, जिसमें कि करीबन 1,80,000 शेल्स शामिल थे। हालांकि ये जो वीडियो में दिखाई देने वाला जो इंडियन एम्यूनिशन है वो M107 या फिर ERFB BT शेल हो सकता है, जो कि अपनी सटीकता के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में दोस्तों एमओ इंडिया 2024 में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के जो CMD है उन्होंने कहा भी था कि भारत ने काफ़ी संख्या में एम्यूनिशन एक्सपोर्ट भी किया है। MIL has developed new products, name a few, PDM 557 which totally you are exporting, drone deliver ammunition, etc., etc. And it has done this with along with co-production or co-development
or joint ventures with the Indian industries. बात साफ हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं उनका प्रूफ होना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें ये पता लगाया जा सके कि इन एमुनिशंस को किस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है यूक्रेन में, क्योंकि इससे भारत की इमेज खराब हो रही है दोस्तों। और भारत को लगातार आर्टिलरी शेल के ऑर्डर्स में मिल रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और यूरोपीय देश भी शामिल है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और सामने आई है, जो यूक्रेन की तरफ से वो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा सप्लाई किए गए जो एमुनिशंस है उनसे ज़्यादा वरीयता जो है वो भारतीय एमुनिशन को दे रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है वो तो वही जानते हैं, लेकिन हालांकि ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये पूरा मामला दोस्तों जांच का विषय बन चुका है, कैसे भारतीय गोले यूक्रेन पहुंचे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत के मुंबई में स्थित अमन एविएशन एंड एरोस्पेस सॉल्यूशंस को नेपाली आर्मी की तरफ से उनके MI-17 हेलीकॉप्टरों पर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का एक बड़ा अनुबंध मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों ये भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, क्योंकि पहली बार है जब किसी भारतीय MRO कंपनी को रशियन निर्मित सैन्य हेलीकॉप्टरों के लिए इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। बात साफ हो जाती है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये बताता है कि एरोस्पेस क्षेत्र में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता और क्षमताएं दुनिया देख रही है। हालांकि ये पहली बार है जब किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनके टीम में दोस्तों पूर्व भारतीय वायुसेना के लोग, HAL के रिटायर्ड लोग और DRDO के जो रिटायर्ड पर्सनस है वो इनकी कंपनी में जुड़े हुए हैं, जिनको अच्छी तरीके से मालूम है Mi-17 को कैसे ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से इसे मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे विशेषज्ञ हैं। यानी कि एक मजबूत टीम बनी हुई है। नेपाल की तरफ से जो ऑर्डर मिला है, आगे भविष्य में आप देखिएगा दोस्तों, जो भी Mi-17 का ऑपरेटर है वो भारत के लिए अप्रोच जरूर करेगा, क्योंकि रशिया के पास तो जाना मुश्किल है, सेंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन भारत ये काम कर रहा है। तो आप देखिए दोस्तों, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में भारत के पास होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स बीच हवा में आपस में टकरा गए, जिसमें कि 2 पायलटों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ एक बचा है। साथ ही फ्रांस की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों में से एक ट्रेनी पायलट था और दूसरा प्रोफेशनल पायलट। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने अब उन अनमैरिड युवाओं और युवतियों को स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत अब सीधी नियुक्ति देने की बात कही है। दरअसल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्हें दौड़, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और गोताखोरी जैसी कला में अपनी पहचान बनाई है, उनकी सीधी भर्ती अब सेना में हो पाएगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक्स रखी गई है और आयु सीमा लगभग 25 वर्ष से कम रखी गई है। और इस कोटे के अंतर्गत भारतीय सेना में नायब सूबेदार या हवलदार के रूप में पहली नियुक्ति होती है और प्रमोशन के बाद सब मेजर के पद तक रिटायर हो सकते हैं। अगर आप भी कोई योग्यता रखते हैं ऐसी है तो आप www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, DRDO अब एक नेवल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को तैयार कर रही है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स के लिए। बता दें कि इनकी रेंज 250 किलोमीटर होगी और ये मैक्स 7 की स्पीड से आती हुई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब करीबन 90 हाई पावर माइक्रोवेव मार्क 2 सिस्टम्स का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, क्योंकि स्वार्म ड्रोन्स के थ्रेट से बचा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। 125 mm आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सबवोड एमुनेशन का, वो भी लोकल प्रोडक्शन के लिए, और ये हायर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वाले होंगे, जिनका इस्तेमाल T-72 और T-90 टैंक पर किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कमोडोर जियाउल हक ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 12 से 14 सालों के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को ऑपरेट करना शुरू कर देगी और भारत पर महत्वपूर्ण बढ़त बना लेगी। हालांकि पाकिस्तान के ये सपने दोस्तों चाइना साकार भी करेगा, और आप सबको मालूम होगा कि J-31 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उस पर उसने उसके पायलट्स को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट भारत के लिए है। पाकिस्तान को लगता है कि वो इन फाइटर जेट से भारत के ऊपर एक बड़ी बढ़त बना लेगा, क्योंकि दोस्तों भारत के पास अभी कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। AMCA को आने में अभी भी 10 से 15 सालों का वक्त और लगेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि हम जल्द से जल्द भारत के ऊपर बढ़त बना सकें। FC-31 दोस्तों भले ही पाकिस्तान को हवाई युद्ध में एक फायदा दे सकते, हालांकि हमें अभी तक J-20 की क्षमताओं के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो J-20 और ना ही इनका ये FC-31 ये कोई वॉर प्रूवन फाइटर जेट्स नहीं है। लेकिन हवाबाजी इनकी इतनी है कि अमेरिका तक भी एक पल सोचने लगता है कि शायद ये बड़ा खतरा हो सकते हैं। फिर भी दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। चलिए मान भी लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को FC-31 मिल जाता है, उसको एक महत्वपूर्ण बढ़त भी मिलेगी। लेकिन क्या दोस्तों भारत चुपचाप बैठा रहेगा? भले ही भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं खरीदता, चाहे रशिया की बात कर लो चाहे US की, तो आप भूल ही जाओ। लेकिन भारतीय वायुसेना के पास दोस्तों जो अनुभव और जो हमारा बुनियादी ढांचा है, इसके अलावा हमारी जो वायुसेना का आकार है वो उससे ज़्यादा है।
इसलिए भारतीय वायुसेना को यहाँ पर संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव एज पाकिस्तान के ऊपर मिलेगी। दूसरी बात यह कि भारतीय वायुसेना का फोकस अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता और एडवांस एयर डिफेंस क्षमता पर हो गया, जो कि आसानी से FC-31 को मार गिरा सकती है। इसलिए दोस्तों आप ये मत सोचिए कि AMC फाइटर जेट को 10 से 15 साल लगेंगे कि भारत तब तक खाली बैठा रहेगा। नहीं, तब तक इन सब चीज़ों पर काम होगा और इनको एनहांस किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों IPS अधिकारी ननिल प्रभात केंद्र शासित प्रदेश के विशेष महानिदेशक बन गए हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 के IPS प्रभात को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। प्रभात को जम्मू कश्मीर का DGP नियुक्त किया जाता है। दोस्तों जी पावर कन्वर्जन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय नौसेना के अपकमिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम को तैयार करेंगे, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, इसकी सर्वाइविलिटी भी बढ़ेगी और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी होगा ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में। हालांकि जी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी वेसल सेफ्टी को भी बढ़ाएगा और ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम करेगा। तो फिलहाल इधर तक टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।